हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हमारी एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन कोर्स है उसकी सेकंड क्लास है और ऑलरेडी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने यूनिवर्स और थोड़ा सा अर्थ के बारे में स्टडी किया था। तो आज का जो हमारा लेसन है या फिर आज की हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है ग्लोब के ऊपर, लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर, पोजिशनिंग के ऊपर हम बात करेंगे कि जो प्लेस है, जगहें हैं, उनको किस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्लेस सिचुएट करता है। या फिर हम बात करें कि ये लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स लाइन्स जो आपने सुना होगा कई बार अपनी क्लासेस के अंदर, तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है, ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है क्या और किस तरह से हमारी जो अर्थ है वो काम करती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें हमारी जो अर्थ है उसको। अगर आप देखेंगे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हमारी अर्थ की जो शेप है वो जियोइड है, ठीक है, जियोइड शेप है। और जियोइड शेप का मतलब क्या है कि इट इज नॉट अ सर्कुलर, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है। आपको क्या नजर आएगा कि ऊपर और नीचे बिल्कुल नॉर्थ से और साउथ से ये थोड़ी सी दबी हुई है और बीच वाला जो हिस्सा है वहां से बाहर निकली हुई है, ठीक है। तो अगर मैं आपको शेप बनाकर बताऊं तो कुछ इस तरह की शेप आपको नजर आएगी। अभी बिल्कुल सर्कुलर तो नहीं है, सर्कुलर तो बिल्कुल इस तरह से सर्कुलर होता है। यहाँ से ये अर्थ जो है वो बाहर निकली हुई है और ऊपर ये वाले पॉइंट से और यहाँ वाले पॉइंट से थोड़ी सी फ्लैट नजर आती है, तो इसी को जियोइड शेप कहा जाता है। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारी जो अर्थ है उसकी, जैसे कि आप ये ग्लोब देख रहे हैं, आपको इस ग्लोब में नजर आ रहा है, तो ये ग्लोब थोड़ा सा एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट ना रखकर, इस तरह से ना रखकर, ये थोड़ा सा तिरछा रखा गया है, इस दिशा में रखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में हमारी जो पृथ्वी है ना, वो अपने जिस सन के अराउंड जिस ऑर्बिट पे घूमती है ना, वहां पे बिल्कुल 90 डिग्री इस तरह से स्ट्रेट खड़ी हुई नहीं है, बिल्कुल इस तरह से खड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है, वो इस तरह से खड़ी है। मतलब कि ये उसकी पोजीशन है, बजाय ये 90 डिग्री वाली होने के बजाय ये वाली उसकी पोजीशन नजर आती है। तो वो थोड़ी अपनी एक्सिस से इतना जो फर्क है वो हमें नजर आता है, थोड़ी सी झुकी हुई है। तो उसी तरह से ये ग्लोब पे यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है, तभी यहाँ पर जो अर्थ है वो थोड़ी सी तिरछी करके दिखाई गई है। इस डायरेक्शन में जो आपको अर्थ है यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगी, बजाय कि वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए जैसा कि इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। तो एक्चुअल पोजीशन ये वाली है, ठीक है, जहाँ पे अर्थ हमारी क्या है, अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड नजर आती है। खैर, जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारी लाइंस नजर आ रही होगी, ठीक है। इस पिक्चर में आपको बहुत सारी लाइंस नजर आ रही होगी जो कि ग्रिड पैटर्न बना रही है। ग्रिड पैटर्न का मतलब जहाँ पर कई लाइनें क्या है, एक दूसरे को मिल रही होती हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो पैटर्न बन रहा है ये ग्रिड पैटर्न है, जिसमें छोटे छोटे कई सारे ग्रिड्स हैं। तो उसी तरह का एक पैटर्न जो है हमारी अर्थ के ऊपर भी नजर आता है। जब कभी आप मैप देखते हैं या फिर ग्लोब देखते हैं तो वहां पर आपको ये चीजें नजर आती हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला कंसेप्ट है वो किस तरह से एप्लीकेबल होता है कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर प्लेसेस को ढूंढने के लिए, मान लीजिए कि कोई पर्सन इंडिया के अंदर रहता है और अभी हम ज्योग्राफी में उतना डेवलप नहीं किए हैं, हम आज से बहुत साल पहले की बात करते हैं, 400-500 साल पहले की बात करते हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं कि कोई पर्सन इंडिया में रहता है, ठीक है, और उसका कोई नॉन है या फिर उसे नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाना है या फिर किसी भी ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अमेरिका कहीं पे भी जाना है। तो अब मान लीजिए वो पर्सन इंडिया से नॉर्थ अमेरिका गया और बाई चांस वो वहां पहुंच गया, नॉर्थ अमेरिका घूमते फिरते हुए शिप के थ्रू वहां पे पहुंच गया और वहां से वो किसी तरह का कोई सामान जो है, जो नॉर्थ अमेरिका की स्पेशलिटी है, उसको खरीद के लाता है और इंडिया में आता है वापस। और इंडिया में आकर वो यहाँ पर उस सामान को बेचता है और उसको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है उस सामान से, ठीक है। वो इंडिया से नॉर्थ अमेरिका गया, वहां से सामान लेके आया और उसने इंडिया में आके बेच दिया, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अब ये जो उसका प्रॉफिट था, ये देखकर जो उसका दोस्त है, जो उसका फ्रेंड है, वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ से सामान लेके आए। तो उसने जगह का नाम, क्योंकि वहां गया था तो जगह का नाम उसने बता दिया कि हाँ, वहाँ इस नाम से कोई जगह है, यूएसए, आप मान लीजिए कि यूएसए नाम से कोई जगह है, वहां से मैं सामान लेके आया हूँ। अब रास्ते की अगर बात आए तो वो उसे रास्ता कैसे बताएगा, और रास्ता छोड़िए, वो अगर सिर्फ डायरेक्शन ही मिल जाए तो तब भी उसका दोस्त पहुंच जाएगा, लेकिन डायरेक्शन भी कैसे बताएगा कि कौन सी डायरेक्शन में है, क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, हम वहाँ विदाउट किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद की ये नहीं बता सकते हैं कि हम नॉर्थ की तरफ को हमारा सिर है या फिर साउथ की तरफ को है, ईस्ट की तरफ को है, वेस्ट की तरफ को है। उसके लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी
और कंपास के साथ मान लीजिए आपने डायरेक्शन कंफर्म कर ली कि हाँ नॉर्थ दिशा में कोई चीज़ है, या फिर हम यूँ कह लीजिए कि हमें इंडिया के कंटेक्स्ट से अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि आपका वेस्टर्न साइड में, वेस्ट की तरफ में आपका यूएसए है। लेकिन वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वेस्ट दिशा डायरेक्शन बहुत बड़ी है, वहाँ तो बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, तो हम एग्जैक्टली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यूएसए कहाँ पर लाई करता है। तो ये जो समस्या खड़ी हुई थी, जो एरियाज है, जो आपकी जगह है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, तो उस जगह को मतलब किसी भी जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो है वो ड्रॉ की गई है मैप के ऊपर। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये एक्चुअली में अर्थ की सरफेस पर ऐसी कोई भी लाइन नहीं है कि अगर हम मान लीजिए मैप पे ड्रॉ करते हैं इस तरह से जो ग्रिड वाली लाइनें हैं, तो हम सोचें कि भाई अर्थ पे भी एक्चुअली में ऐसी लाइनें होंगी तभी मैप पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है, हम मैप पे सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करते हैं। एक्चुअली में अर्थ सरफेस के ऊपर आपको किसी भी तरह की कोई भी लाइनें नजर नहीं आएंगी, हम सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेवलप करते हैं। तो यहीं पर इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हमारे पास सबसे पहली लाइन आ जाती है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। तो देखिए ये हमारा जो ग्लोब है, अगर मान लीजिए ये ग्लोब जो है, ये अर्थ जो है, ये एक्चुअल में शेप तो ऐसी ही नजर आएगी आपको, ठीक है, जियोइड शेप नजर आएगी। बट अगर मान लीजिए हमें स्टडी करनी है अर्थ के बारे में, हमें क्लास में पढ़ना है, एग्जाम्स के लिए रेडी करना है अपने आप को, तो हम क्या करेंगे, इस ग्लोब जो है इसको अगर एक प्लेन पेपर पे मैं ड्रॉ करूं, जो ग्लोब है अगर मैं इसको प्लेन पेपर पे ड्रॉ करूं तो ये इस तरह से नजर आएगा। अब यही प्लेन पेपर है, अगर इसको आप मोड़ देंगे तो ये ग्लोब की तरह नजर आएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो ग्लोब है वहां पर अर्थ के ऊपर बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, और यहाँ पर भी सेम आपका मैप के ऊपर सेम ही चीजें बनी हुई हैं, बस फर्क कितना है, ग्लोब के अंदर गोल है, ठीक है, क्योंकि अर्थ की शेप ऐसी है। अगर उसी गोल चीज को हम फ्लैट पेपर पर रिप्रेजेंट करें तो वो ऐसा नजर आएगा, और इसी को आपका मैप कहा जाता है। अब देखिए इस मैप पे जो जगहें हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना था, हमने कहा कि किसी भी जगहों को, जितने भी प्लेसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कब कौन कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, उसके लिए हमने लाइनें ड्रॉ की हैं। अब आप यहाँ से ये समझ के चलिए, हमने जो मैप था उसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया एक प्लेन पेपर के ऊपर, वर्ल्ड के मैप को, और उसके बाद हमने उसके सेंटर से, बिल्कुल मध्य से, सेंटर कैसा, ऊपर वाला जो जगह है उसका और नीचे वाली जगह जो इसका, इन दोनों के बीच का एक सेंटर पॉइंट लिया और वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, हमने बीच सेंटर पॉइंट लिया और वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन आपकी बनी। अब ये लाइन क्या करती है, ये लाइन इस पूरी पृथ्वी को, इस अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। एक ऊपर वाला जो हो गया इसको आप नॉर्थ कहेंगे या फिर उत्तर दिशा कहेंगे, और नीचे वाला जो हो गया इसको आप साउथ कहेंगे या फिर दक्षिण दिशा कहेंगे, ठीक है, हिंदी में दक्षिण, और ऊपर वाला जो हो गया उसको उत्तर कहेंगे। अब इस लाइन ने क्या किया, पूरी पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी आसान होगी, वो क्या है कि मान लीजिए जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप इंडिया में रह रहे हैं और आपको किसी दूसरी जगह पे जाना है, जैसे कि मैंने अमेरिका का एग्जांपल दिया था, आप यहाँ पे मान के चलिए आप इंडिया में रह रहे हो, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है। तो ये जो लाइन ड्रॉ कर दी हमने, इस लाइन के ड्रॉ हो जाने के बाद क्या हो गया, पूरी पृथ्वी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ पर आ गया, वो साउथ की डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, ये साउथ डायरेक्शन में आ गया। अब जो वो पर्सन गया था व्यापार करने के लिए, हमने अमेरिका का एग्जांपल लिया था पहले, लेकिन अब आप उस चीज को बस नाम बदल दीजिए, ऑस्ट्रेलिया कर दीजिए। तो मान लीजिए वो ऑस्ट्रेलिया गया था, सामान लेके आया, बेचा उसने, उसका दोस्त पूछ रहा है कहाँ से लेके आया, तो अब वो बता सकता है, क्या बता सकता है कि मैं जो पृथ्वी है उसकी सदर्न जो साइड है, दक्षिण जो दिशा है, मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ से वो जो सामान है खरीद के लेके आया हूँ। अब उसने दक्षिण कह दिया, तो दक्षिण तो इस लाइन के नीचे वाला सारा हिस्सा दक्षिण ही है, ठीक है। तो दक्षिण में भी कहाँ पर, दक्षिण में भी कहाँ पर, कितने ज्यादा साउथ में, कौन सी आप जो साउथ में कहाँ जैसे से वो सामान लेके आया है। अब ये सवाल खड़ा हो जाता है। तो जैसी आपकी इक्वेटर लाइन खींची गई थी, सेम इसी तरह से और कई सारी जो लाइंस हैं वो ड्रॉ की गई। एग्जाम्पल के तौर पे एक ही आपकी इक्वेटर होगी, इक्वेटर के बाद आपकी एक और लाइन खींची गई, फिर एक और खींची गई, फिर एक और खींची गई। अब ये अलग अलग जो लाइनें हैं वो ड्रॉ कर दी गई, ठीक है, बहुत सारी लाइनें। और ये जो लाइनें थी, जैसे ये जो सबसे पहली लाइन खींची गई थी ना, इसको 0 डिग्री का नाम दिया गया क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर में है, और जो इससे ऊपर और नीचे लाइनें खींची जाएगी उनको हम अलग अलग दूसरा नाम देंगे। जैसे कि 0 डिग्री है, इसके ऊपर भी लाइन खींची गई बहुत सारी,
नॉर्थ और साउथ, उत्तरी दिशा और दक्षिण दिशा, दोनों तरफ में जो लाइनें हैं बहुत सारी जो है वो ड्रॉ की गई। तो ये 0 डिग्री बीच वाली होगी, सेंटर वाली, और इससे जैसे हम ऊपर और नीचे जाएंगे तो वहां पे जो लाइन है उनका नंबर इंक्रीज होगा। जैसे कि उत्तर दिशा में जो जा रहे हैं वहां पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से करते करते लाइनें ऊपर जाएगी। जिस तरह से नॉर्थ में आपको लाइनें देखने को मिलती हैं सेम उसी तरह से साउथ में भी होगी, इनको भी सेम नंबर दिया जाएगा। मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से इनको नंबर दिया गया। अब मान लीजिए हमने कहा कि जो ऑस्ट्रेलिया से सामान लेके आया पर्सन वो कहेगा कि भाई दक्षिण दिशा में कोई जगह है और वो कहाँ पर है। हम मान के चलते हैं कि उसने कह दिया कि ये 30 डिग्री वाली जो लाइन है, ठीक है, इस लाइन का हम नंबर दे देते हैं कि ये 30 डिग्री वाली लाइन है, दक्षिण दिशा में वहां से लेके आया। अब 30 डिग्री उसने नंबर तो बता दिया, लेकिन 30 डिग्री तो नॉर्थ में भी है, यहाँ पर भी तो 30 डिग्री जा रही है इस जगह पे, साउथ में भी जा रही है। तो कैसे बताएंगे? उन्होंने सिंपली कह दिया कि जो 30 डिग्री में लाइन है वो भी कौन सी, जो दक्षिण दिशा में है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा मैप के ऊपर? अगर मेरे मैप पे रिप्रेजेंट करना हो, हम कहेंगे ये 30 डिग्री की लाइन है, 30 डिग्री साउथ, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ जो ऊपर जा रही है 30 डिग्री, उसको हम कह देंगे 30 डिग्री नॉर्थ। अब ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि किस तरह से किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि 30 डिग्री कह दिया, ये 30 डिग्री है भाई साउथ स्टे में। अब 30 डिग्री साउथ तो ऑस्ट्रेलिया भी आ रहा है, यहाँ पे साउथ अफ्रीका वाले कंट्री भी आ रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कुछ कंट्री आ रही है, और ये जो साउथ अमेरिका की उसकी भी कंट्रीज आ रही हैं। तो क्या हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं? ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें और डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप यहाँ पे क्वेश्चन रोक के रखिए कि कैसे पता लगेगा कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की या यहाँ की बात कर रहे हैं। ये हम आगे धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि जो हमने बहुत सारी यहाँ पे लाइनें खींची थी ऊपर और नीचे, इनको कहा जाता है लैटिट्यूड्स, इनको लैटिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। और ये जो लैटिट्यूड्स हैं आपकी, अब हमने जो फ्लैट था मैप उस पर ड्रॉ किया था, अब आप उसी फ्लैट मैप को ग्लोब पे लपेट के देखिए तो किस तरह से नजर आएगी कि ये आपकी इक्वेटर वाली लाइन है, ये आपकी 20 डिग्री वाली लाइन है, ये आपकी 40 डिग्री। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिखाई गई है, वैसे आपकी हर डिग्री पे जाएगी लाइन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे 60 डिग्री, फिर यहाँ पे 80 डिग्री, और लास्ट में जो ये पॉइंट वाली है जो पोल पे है, ये आपकी 90 डिग्री की लाइन है। तो आप यूं मान के चलिए कि नदर्न हेमिस्फेयर में 0 से लेकर 90 डिग्री तक और सदर्न हेमिस्फेयर में 0 से लेकर 90 डिग्री तक। अब सवाल खड़ा हो जाता है कि ये डिग्री कैसे डिसाइड किया गया। तो देखिए, आप यहाँ पर जो आपका एक वो मैथमेटिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं आप डी बोलते हैं जिसे, वो आप यहाँ पे रख के देखिए, ठीक है। और उसके बाद उस पे आप एंगल बना के देखिए, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 10 का बनेगा, उसके बाद 20 का, फिर 30 का, फिर 40 का, फिर 50 का, 60 का। अब जहां जहां पे जो एंगल बना है उसी के सामने लाइन खींची गई, तो 10 डिग्री की, ये 20 की, ये 30 की, 40 की, 50 की, 60 की। इस तरह से आपकी नॉर्थ में भी लाइन खींची गई, और सेम इसी तरह से साउथ में भी 10 यहाँ पर आया, 20 यहाँ आया, 30 यहाँ, 40, 50, 60। तो ये आपकी जो लैटिट्यूड्स हैं वो ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया किस तरह से लैटिट्यूड्स ड्रॉ हो गई आपकी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मैंने आपको इस मैप पे दिखाया कि ये बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं, इन लैटिट्यूड्स में से हम कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सारी ड्रॉ होगी 0 से लेके ऊपर 90 तक, लेकिन इनके बीच में भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो, और यही जो लैटिट्यूड्स हैं इनको पैरेलल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, इस तरह से सब पैरेलल है एक दूसरे के, इसलिए इनको पैरेलल्स भी कहा जाता है, लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स। और जो बीच वाली लैटिट्यूड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको क्या कहा जा रहा है? उसको इक्वेटर कहा जा रहा है। इक्वेटर क्यों? इक्वेटर को आप इक्वल शब्द से समझ सकते हैं। इक्वल मतलब इक्वेटर इज द लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है इक्वेटर। ये आपकी अर्थ है, और इसने ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ वाला और साउथ वाला, उन दोनों को बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसलिए इसे इक्वेटर कहा जाएगा। और हिंदी में अगर बात करें तो भूमध्य रेखा, भूमि की मतलब पूरी अर्थ की भूमि, उसके मध्य से जो रेखा गुजर रही है उसको भूमध्य रेखा कहा जाएगा। मध्य से गुजर रही है मतलब एक चीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है इक्वली, तो वो है आपका। अब देखिए, हमने कहा यहाँ पर कि हम इंपॉर्टेंट पैरेलल्स या फिर लैटिट्यूड्स भी कह सकते हैं आप उनको, उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये एक 0 डिग्री दिखाई गई है, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी ये 23 साढ़े 23 डिग्री दिखाई गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है इसे।
23.5 डिग्री साउथ वाली दिखाई गई है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री वाली है इसको, और यहाँ पर भी 66.5 डिग्री आपकी अंटार्कटिक सर्कल इसको। अब देखिए ध्यान देने वाली चीज है, कई बार दिमाग में सवाल खड़ा हो जाता है कि ये जो 0 डिग्री है ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, लेकिन ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये थोड़ी सी बेंड हुई हुई क्यों नजर आ रही हैं? तो वो इसलिए नजर आ रही हैं क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो इस शेप में है। तो अगर आप घर पे बैठ के भी ये कर सकते हैं, प्लेन पेज पे आप लगभग जो है वो एक मैप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, अगर बन सकता है तो मैप ड्रॉ कीजिए, उसमें लैटिट्यूड्स जो है उनको ड्रॉ करें और फिर उसको किसी गोल चीज के ऊपर लपेटिए। और वो गोल चीज में क्या होगा, जब आप उसे लपेटेंगे तो वो जो लाइंस है वो कुछ बेंड होती हुई नजर आएंगी। एक्चुअली में वो बेंड नहीं है, बट वो बेंड नजर आएगी क्योंकि उसका जो जिस चीज के ऊपर वो लपेटी जा रही है वो चीज गोल है, इस वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पर भी आपको ये लैटिट्यूड्स जो है थोड़ी सी बेंड नजर आएगी। खैर मुद्दा जो है वो ये है कि ये जो पैरेलल्स है या फिर लैटिट्यूड्स है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, और यहाँ पे कुछ नाम भी रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे लिख रखा है टोरिड जोन अलग कलर से। तो ये ग्रीन कलर में जो एरिया रिप्रेजेंट किया गया है इससे टोरिड जोन कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखा गया है टोरिड जोन। और इससे ऊपर वाला ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसको कहा जाता है टेम्परेट जोन, यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद सेम जैसे ऊपर वाला था उसी तरह से नीचे वाले को भी टेम्परेट जोन कहा जाएगा। और इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको आपका कहा जाता है फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में हमने पूरी अर्थ को डिवाइड कर दिया। अलग अलग लैटिट्यूड्स तो ड्रॉ की थी, ठीक है, लेकिन उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो हमने यहाँ पर दिखा दी आपको। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। देखिए जो ये लैटिट्यूड्स है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 0 डिग्री जो है वहां से लेके जो लास्ट वाली सबसे ऊपर वाली 90 डिग्री की लाइन जाती है नॉर्थ एंड साउथ में, ये सब जो है उनके बीच में आपके 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे कहा जाता है कर्क रेखा, नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो साउथ में है जिसको मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, ये वाली रेखा ये इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल ये सब इंपॉर्टेंट है। अब इन जोन्स को हमने अलग अलग नाम भी दिया है, क्यों दिया है वो देख लेते हैं। ये समझिए कि ये जो जोन्स हैं जो यहाँ पर अलग अलग नाम इनको दिया गया है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द हीट, कि कितनी ज्यादा जो हीट है ये जो जगहें हैं, ये जो हिस्सा है बीच वाला ये गेन करता है, ठीक है, कि कितनी ज्यादा सूरज की रोशनी इसको मिलती है, उसके बेस पे। ये जो टोरिड जोन है यहाँ पे सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, इससे ऊपर वाले इस हिस्से में सूरज की रोशनी कम पड़ती है, और ये वाले हिस्से हैं यहाँ पे तो सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं है, जो फ्रिजिड जोन है। ऐसा कैसे है वो हम देख लेते हैं। देखिए आप इमेजिन कीजिए, पहले आपको इसी पर ड्रॉ करके दिखाते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर सन है, ठीक है, यहाँ पर सन है, तो सन की लाइट यहाँ पर स्ट्रेट पड़ रही है, यहाँ पर स्ट्रेट पड़ रही है, यहाँ पर स्ट्रेट पड़ रही है, यहाँ पर तिरछी पड़ रही है, यहाँ पर स्ट्रेट पड़ रही है, यहाँ पर स्ट्रेट पड़ रही है, यहाँ पर तिरछी पड़ रही है, यहाँ पर और तिरछी पड़ रही है, यहाँ पर और तिरछी पड़ेगी, इस साइड में और तिरछी, और यहाँ पर स्लैंटिंग, और जो ये वाली जगह है यहाँ पे तो सनलाइट पड़ेगी ही नहीं, ये इस तरह से निकल जाएगी। तो आप यूं मान के चलिए कि सूरज क्या है, ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है यहाँ तक उसकी सनलाइट बिल्कुल स्ट्रेट पड़ रही है, और इससे ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर भी वहां पर सनलाइट तिरछी पड़ रही है, ठीक है। अब ये चीज का कैसे फर्क पड़ता है, वो ऐसे फर्क पड़ता है, आप इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक प्लेन फ्लैट सरफेस लीजिए, उस पर टॉर्च से क्या है आप लाइट थ्रो करेंगे। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो टॉर्च से लाइट थ्रो की गई है, टॉर्च की जितनी लाइट है वो इतने सर्कल पे पड़ रही है, इतने एरिया पे पड़ रही है, और यहाँ पर टॉर्च की लाइट में भी हीट होती है, ठीक है, अगर लेकिन बहुत कम होती है, वो आपको ऐसे फील नहीं होगी, लेकिन बहुत टाइम तक अगर टॉर्च के साथ हम सामने आप अगर हाथ रखेंगे तो उसकी लाइट से आपको थोड़ी थोड़ी गर्माहट फील होगी। तो वो जो टॉर्च की लाइट है वो आप स्ट्रेट मार के देखिए किसी फ्लैट सरफेस पे, तो वो ऐसी नजर आएगी, ठीक है। तो मतलब टॉर्च की लाइट सिर्फ यहाँ पर इतने हिस्से पे जो लाइट है वो थ्रो कर रही है। इसके बजाय उसी फ्लैट सरफेस को आप थोड़ा सा तिरछा कर लेंगे, उसको तिरछा करेंगे तो वही टॉर्च, सेम वही टॉर्च है, सेम उतनी ही लाइट है, लेकिन अब वो क्या कर रही है, एरिया ज्यादा कवर कर रही है। पहले एरिया कम था जब बिल्कुल स्ट्रेट सनलाइट पड़ रही थी या लाइट पड़ रही थी, लेकिन अब क्या है, अब जो एरिया है वो ज्यादा कवर हो रहा है। तो इससे होगा क्या, अब ये चीज हमारे किस काम की है, वो हमारे इस काम की है कि आप यहाँ पर देखिए कि सूरज की रोशनी जहां पर सीधी पड़ेगी एरिया कम कवर करेगी, वो जिस तरह से टॉर्च कर रही थी एरिया कम कवर करेगी, और वहां पर हीट ज्यादा होगी। लेकिन जहां पर तिरछी सनलाइट पड़ेगी वहां पर एरिया ज्यादा कवर होगा
और जो सन की तरफ से जो हीट आ रही है वो बंट जाएगी उस एरिया में। अब उस हीट को ज्यादा एरिया जो है वो कवर करना है और उस सारे एरिया को गर्म करना है, तो हीट डिवाइड हो गई। लेकिन यहाँ पर एरिया कम है तो हीट उतनी ही है, लेकिन उसे कम एरिया कवर करना है तो यहाँ पर हीट ज्यादा होगी, गर्मी ज्यादा होगी। इसी वजह से जो आपका ये वाला हिस्सा है टोरिड जोन है, सेंटर वाला हिस्सा है, यहाँ पर सनलाइट सीधी पड़ने की वजह से यहाँ गर्मी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ वाले हिस्से में, यहाँ वाले हिस्से में, वहां पर तिरछी सनलाइट पड़ती है और उस वजह से वहां पे गर्मी कम होती है। तो अब किसी जगह पर पूरे साल सनलाइट बिल्कुल बराबर पड़ रही है, सीधी पड़ रही है, तो वहां गर्मी ज्यादा है। किसी जगह पे सनलाइट तिरछी पड़ रही है तो वहां पे गर्मी कम है। तो इस वजह से वहां पर जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव होता है और इसी वजह से ये जो लाइनें हैं ये ड्रॉ की गई है, इन एरिया को अलग अलग नाम से जाना जाता है। अब इन लाइनों का रिलेवेंस ये है कि 23.5 डिग्री वाली ये जो लाइन है ना, इससे ऊपर मतलब 23.5 से ऊपर आप मान लीजिए कि 24, यहाँ 24 आ जाएगा, 25, 26 इस तरह से करते करते आगे बढ़ेगा। तो 23.5 से ऊपर नॉर्थ में और 23.5 से नीचे यहाँ साउथ में कभी भी सनलाइट सीधी नहीं पड़ती। यहाँ पर जो लाइट है सनलाइट वो हमेशा स्लांटिंग पड़ेगी या फिर तिरछी पड़ेगी। तिरछी सनलाइट जो है वो देखने को मिलेगी। तो 23.5 से ऊपर की अगर हम बात करें तो हमने क्या कर लिया, एक तो ये वाला एरिया बता दिया कि यहाँ पे सनलाइट सीधी पड़ती है इसलिए इसे टोरिड जोन कहा जाता है, हीट बहुत ज्यादा होती है। इससे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हमने कह दिया कि ये टेम्परेट जोन है, नॉर्थ टेम्परेट जोन। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये साउथ टेम्परेट जोन, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट तिरछी पड़ती है। ये दो एरिया तो डिवाइड हो गए। अब इसके अलावा जो तीसरे वाला है जो इससे भी ऊपर नजर आ रहा है वो कौन सा है, वो वाला हिस्सा है जहां पर कभी कभी सनलाइट पड़ती ही नहीं है, सनलाइट इस तरह से निकल जाती है, इसको टच नहीं करती। क्योंकि अगर आप देखें, मान लीजिए यहाँ पर सन है तो सन की लाइट यूं आएगी और यहाँ तक टकराएगी, ठीक है, यहाँ तक टकराएगी, उसके बाद तो वो यूं निकल जाएगी। लाइट है ना, वो तो स्ट्रेट पाथ ही फॉलो करेगी, वो मुड़ के तो जाएगी नहीं। तो जो सनलाइट है वो तिरछी इस डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ तक टकराएगी, यहाँ से टकराने के बाद आगे तो वो इसी तरह निकल जाएगी। तो फ्रिजिड वाला जो जोन है वहां पे सनलाइट देखने को नहीं मिलेगी, तो वहां पर और ज्यादा ठंड होगी, मतलब वहां पे चीजें जमी हुई होगी क्योंकि सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है। तो बर्फ से ढके हुए पूरे पहाड़, पूरे जो आपको कॉन्टिनेंट है वो देखने को मिलेगा। तो यही वाले जो फ्रिजिड जोन है ना, यहीं पर आपका क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको यहाँ नजर आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आर्कटिक है, वो पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ नीचे एंटार्क्टिका है, वो भी आपका पूरे साल जो बर्फ से ढका रहता है क्योंकि सनलाइट ही नहीं पड़ती है। अब ये चीज आपको क्लियर होगी कि क्या रिलेवेंस है लाइट का और क्यों हमने इनको डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट के अंदर, तो वो इस वजह से हुआ। ठीक है, आगे ये लॉन्गिट्यूड्स हमने समझ लिया। अब हम आएंगे हमारे ओरिजिनल सवाल पे जो यहाँ पे हमने छोड़ दिया था। हमने सवाल छोड़ा था क्या, कि यहाँ पर अगर कोई पर्सन है जिसको हमने बताया कि भाई साउथ में 30 डिग्री की लॉन्ग लैटिट्यूड है, वहां से जाके मैं सामान लेके आया हूँ, तो 30 डिग्री में तो ये अमेरिका वाला भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब कैसे पता करेंगे, वो पूरी पृथ्वी तो घूमेगा नहीं नीचे, 30 डिग्री पे पूरा थोड़ा ना घूमता रहेगा। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, उसके लिए एक और चीज निकाली, वो निकाली आपकी क्या, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब आपका जो समझ है, चीजें हैं वो समझ में आने लगेगी कि लॉन्गिट्यूड्स कहाँ से आई। लैटिट्यूड्स तो वो जो लेटी हुए लाइनें हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड आपकी ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ जाने वाली लाइनें हैं, नॉर्थ से साउथ जाने वाली लाइनें हैं। किस तरह से, देखिए यहां पर आपको नजर आएगा कि ये वाला, ये जो जगह है यहाँ पर आपका ग्रीनविच लिखा हुआ है और यहां से एक लाइन गुजर रही है, ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये वाली लाइन। जिस तरह से इक्वेटर थी ना आपकी 0 डिग्री इक्वेटर, सेम उसी तरह से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी है। 0 डिग्री लैटिट्यूड थी जिसे इक्वेटर कहा जाता है, उसी तरह से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जो आपकी, जिसको प्राइम मेरिडियन के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी लाइनें, जिस तरह से लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी कहा जाता है, उसी तरह से जो लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करेंगे हम इनको मेरिडियंस कहा जाता है। और लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री है उसे इक्वेटर कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड्स में जो 0 डिग्री है उसको प्राइम मेरिडियन, मतलब मेरिडियंस के अंदर भी जो प्राइम है वो प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। ठीक है, तो वो आपकी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझने वाली है ये, कि हमारी इक्वेटर तो यहां से गुजर रही है और वो तो अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है, इसलिए हम यहां से इक्वेटर लेके जा रहे हैं। बट ये जो प्राइम मेरिडियन है, अगर, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है, आप इस इमेज में देखिए प्राइम मेरिडियन हमने यहां से ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये आपकी यहां से जा रही है,
मतलब ये 0 डिग्री है, इसके बैक साइड में 180 होगी, हम समझेंगे आगे किस तरह से। तो यहाँ से प्राइम मेरिडियन जा रही है, तो यहाँ पर लग रहा है कि हाँ इसने अर्थ को 2 बराबर हिस्सों में इस तरह डिवाइड कर दिया। बट सोचिए अगर इस प्राइम मेरिडियन को यहाँ पर ड्रॉ ना कर अगर मैं यहाँ से भी ड्रॉ कर देता तो भी तो ये 2 बराबर हिस्से हो जाते, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ड्रॉ कर देता तो भी 2 बराबर हिस्से हो जाते, ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाली लाइन जो 0 डिग्री वाली हम लॉन्गिट्यूड कह रहे हैं, इसे आप कहीं से भी ड्रॉ कर लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये ऊपर से नीचे जाएगी, ये ऊपर से नीचे इस तरह से जाएगी, लैटिट्यूड्स आपकी इस तरह से जाती हैं। तो ऊपर से नीचे वाली लाइन आप अर्थ पे कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए जो नॉर्थ और साउथ पोल को दोनों को जोड़ती हो, तो वो बराबर ही नजर आएगा, इस तरफ भी बराबर नजर आएगा, उस तरफ भी बराबर नजर आएगा। खैर हम जो ये लाइन लेके गए हैं ये हम लेके गए हैं ग्रीनविच से, ठीक है। ग्रीनविच कहाँ पर है, ये आपका इंग्लैंड में पड़ता है। एक्चुअली हुआ क्या, जब लॉन्गिट्यूड जो ड्रॉ करनी थी, जब लॉन्गिट्यूड की बात आएगी कहाँ से लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करनी है, तो कहीं से भी कर सकते थे। इक्वेटर को तो स्पेसिफिकली सेंटर से ही जाना था, तभी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती, लेकिन ये लॉन्गिट्यूड तो आप कहीं पे भी ड्रॉ कर लीजिए, बस नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ना है। आप खुद करके देख सकते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ना है आपको। तो आप चाहे अमेरिका के सामने से लेके जाइए, चाहे भारत के सामने से, चाहे जापान के सामने से, चाहे यूरोप के सामने से, वो बराबर ही आएगा, ठीक है। अब ग्रीनविच से इसीलिए लेके गए क्योंकि जब ये डिसाइड किया जा रहा था कि लॉन्गिट्यूड कहाँ से ड्रॉ करनी है, तो उस टाइम पे ग्रीनविच आपका जो था वहां पर ही आपका डिसाइड किया गया था, उस प्लेस पे डिसाइड किया गया था कि लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करनी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से खींच दीजिए, जहाँ पर हम हैं यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, तो सेम चीज हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रीनविच से उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी आपकी ये। अब ये लाइन क्या करती है, जैसे हमारी इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है अर्थ को, नॉर्थ एंड साउथ, ये जो आपकी ग्रीनविच लाइन है ये भी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, बट ये डिवाइड करेगी आपकी वेस्ट और यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ग्रीनविच लाइन के इस साइड वाला सारा वेस्ट, ग्रीनविच लाइन के इस साइड वाला सारा ईस्ट। तो इसीलिए यहाँ पर हम कई बार जो शब्द यूज करते हैं कि वेस्टर्न कंट्री, वो इसका मतलब क्या है, इंडिया के कंटेक्स्ट में, हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बैठे हैं, यहाँ पर इंडिया है, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में इस साइड वाली जो कंट्री है वो सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है। तो सारी वेस्ट कंट्री, जहाँ पे जैसे अमेरिका हो गया। खैर, तो ग्रीनविच लाइन ने क्या किया, अर्थ को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब कहा गया वेस्ट और ईस्ट। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्लियर होने स्टार्ट हो जाएगी। हमारा जो ऑस्ट्रेलिया था वो 30 डिग्री पे था यहाँ पे, ठीक है। हम मान के चलेंगे 30 डिग्री, एग्जैक्ट 30 पे नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया वैसे, तो 30 डिग्री पे हम मान के चलते हैं कि 30 डिग्री साउथ पे ऑस्ट्रेलिया है आपका। अब ये 3 प्लेस हमने कहा था कि यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी हो सकता है, तो हमने क्या किया, लॉन्गिट्यूड ड्रॉ की, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूड 0 वाली ग्रीनविच से जा रही है, इसके जैसे ही वेस्ट में जाएंगे, यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। सेम उसी तरह से ईस्ट वाले डायरेक्शन में यहाँ पर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ तक आपको 8 नजर आ जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये वाली जगह जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे एक तो 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड नजर आ रही है, और उसके बाद 8 डिग्री जो है आपकी, मान के चलते हैं कि 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड जा रही है, तो वो दोनों यहाँ पर इकट्ठी जुड़ती हुई नजर आ रही है, दोनों यहाँ पर इकट्ठी जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि नहीं, कि जहां से वो पर्सन सामान लेके आया वो 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में है, प्लस इसके साथ में एक और चीज दिखेंगे, और वो आपका 8 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में भी है, क्योंकि ये 0 इस ग्रीनविच लाइन से इधर वाला सारा ईस्ट था, और ये 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड जा रही है, तो हम कहेंगे 8 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में भी है। अब जिस पर्सन को ढूंढना होगा वो एग्जैक्टली कहाँ जाएगा, उसी जगह पे जाएगा। तो आप देख लीजिए, ये आपकी लैटिट्यूड्स जा रही हैं, ठीक है, और ये ऊपर से लॉन्गिट्यूड जा रही हैं, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई प्लेस हमें बताना हो, मान लीजिए ये डी बताना हो, तो हम क्या कहेंगे, ई लैटिट्यूड है आपका, एग्जाम्पल के लिए है जस्ट, ये ई लैटिट्यूड है और 3 नंबर आपका लॉन्गिट्यूड है। वैसे ई और ऐसे नहीं होता है, डिग्रीज में ही होता है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे ग्रिड वाइज। अब ये सब चीजें जो हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की हेल्प से हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कहाँ पर कौन सा प्लेस होगा। अब ध्यान देने वाली चीज एक और है यहाँ पर, वो ये कि जिस तरह से आप यहाँ से इक्वेटर से जा रहे थे ना नॉर्थ और साउथ की तरफ, तो हमने क्या किया कि लास्ट जो आपकी लैटिट्यूड गई वो यहाँ पे पोल के पास में 90 डिग्री जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर जो लॉन्गिट्यूड था, हमने लॉन्गिट्यूड के साथ में भी बहुत सारी लाइनें ड्रॉ की, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। यहाँ पर जो लास्ट आपको लाइन नजर आएगी वो आपकी 180 की नजर आएगी, और 180 किस तरह से नजर आएगी, वो
देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, उसके बाद हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से सेम इस तरफ में इस डायरेक्शन में भी जाएंगे। और ये देखिए अब डायरेक्शन बढ़ती जा रही है, और ये क्योंकि पृथ्वी एक्चुअली में गोल है, हम मैप पे ड्रॉ कर रहे हैं लाइनों में, लेकिन पृथ्वी एक्चुअली में गोल है। जब इसे इस तरह से घुमाएंगे, गोल करेंगे, तो होगा क्या कि ये 0 डिग्री जो है इसी के पीछे जो लास्ट में लाइन आएगी वो आपकी 180 वाली आएगी। देखिए आपने 0 यहां से ड्रॉ किया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70, ये इधर तक 170 आ गया। सेम इस तरह 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पर 180। तो ये 180 वाली जो लाइन है एग्जैक्टली 0 डिग्री के पीछे है। ये 0 डिग्री के एग्जैक्टली पीछे आपकी 180 वाली जो लाइन है वो नजर आती है। तो लैटिट्यूड्स कितनी हो गई? टोटल 90 लैटिट्यूड्स हो जाएंगी। 0 से लेके ऊपर तक आप अगर नॉर्थ एक साइड में एक हेमिस्फेयर में मेजर करेंगे तो उत्तरीय गोलार्ध में या फिर नदर्न हेमिस्फेयर में 0 से लेके 90 तक ऊपर तक नॉर्थ पोल तक 90 लैटिट्यूड्स हो जाएंगी। और अगर आप लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उसको मेजर करना स्टार्ट करें तो ये 0 से लेके पूरी अर्थ पे अगर आप घूमते हो जाएंगे तो लास्ट में 180 वाली मिलेगी, जो कि 0 के जस्ट बैक साइड में है। अब क्योंकि पृथ्वी गोल है ना, तो इसके जो 0 सामने से गुजरेगी इसके बैक साइड में भी तो कोई जाएगी आपकी। मान लीजिए ये है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मान लीजिए हमने जो अपना लॉन्गिट्यूड था वो यहाँ पर ड्रॉ कर दी ये, तो इसके बैक साइड में से भी तो जाएगा कुछ। बैक साइड में बिल्कुल जो लाइन है वो आपकी 180 वाली लाइन है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली क्या है कि जो आपका ग्रीनविच है वो वाला जो लॉन्गिट्यूड है, ग्रीनविच वाले 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसे हम कहते हैं, उस लाइन को एक टाइम की रेफरेंस के लिए भी डिसाइड किया गया। वो इसलिए क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हमारी पृथ्वी जो है वो घूमती हुई नजर आती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ को। अब जो सन है वो राइज होता है, सनसेट होता है, मतलब सूर्य उदय भी होता है, अस्त भी होता है। तो हमने टाइम डिसाइड करना था कि किस तरह से टाइम डिसाइड करें। अब एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी शायद कि अगर हम दिन में बाहर बैठे हैं 12 बजे के अराउंड, ठीक है, तो अभी तो आपको पता है घड़ियों पे टाइम 12 बजे है, लेकिन अगर आपको पता करना हो कि टाइम कितना हो रहा है और आपके पास घड़ी ना हो तो आप घर के बाहर जाइए और आप ये देखिए कि सूरज की जो पोजीशन है वो कहाँ है, सन की पोजीशन कहाँ है। अगर वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर है तो आप मान के चलिए 12 बज रहे हैं, आपकी जो शेडो होगी वो बिल्कुल अब बनेगी ही नहीं, शेडो बनेगी नहीं। जब 12 बजेंगे तो शेडो नहीं बनेगी आपकी। जैसे ही थोड़ा सा सूरज इस तरफ लेफ्ट या राइट होगा तब आपकी शेडो बननी स्टार्ट होगी, और डिपेंड करेगा कि सूरज किस डायरेक्शन में जा रहा है। बस फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जब 12 बजेंगे तो सन बिल्कुल ऊपर होगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टाइम पे 12 बज रहे हैं क्योंकि सन बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है। बट ये तो एक नेचुरल मेथड हो गया। अगर हमें घड़ी पे डिसाइड करना हो कि टाइम कितना हो रहा है क्या नहीं है, और पूरी पृथ्वी पे ये देखना हो कि कितना टाइम है कितना नहीं है, डेट्स उसके हिसाब से डिसाइड करनी हो, तो वो कैसे होगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, ठीक है, 180 डिग्री हमारी लॉन्गिट्यूड्स हैं जो पूरी गोल घूमते हुए जाती हैं। और जो पृथ्वी है अगर वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूमती है तो ऐसा तो पॉसिबल, कोई भी गोल चीज है उसमें पॉसिबल नहीं है ना कि आप एक ही बारी में पूरे जो एरिया है वहां पर सनलाइट जो है वो थ्रो कर दें। मान लीजिए ये वाली जगह है, मैं यहाँ से सनलाइट थ्रो कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली जगह है, हमने यहाँ से सनलाइट जो है वो थ्रो की, तो सिर्फ एक पार्ट होगा ना पृथ्वी का जहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, इससे बैक वाली साइड में तो पड़ेगी नहीं। या फिर मैं यहाँ से थ्रो करूँ तो यहाँ पर भी एक साइड ही होगा, दूसरी साइड में सनलाइट पड़ेगी नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि हम टाइम का बता पाए? क्योंकि एक जगह पे आपका सूरज सुबह हो रही होगी और दूसरी जगह पे आपकी जो है वो रात हो रही होगी, तो हम कैसे डेट डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए प्राइम मेरिडियन जो थी उसको टारगेट बनाया गया। प्राइम मेरिडियन है वो बताएगी हमें कि टाइम कितना हो रहा है। अब उसके लिए क्या किया गया कि जो आपकी 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें यहाँ पर डिसाइड ये किया गया कि जिस टाइम पर ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री वाली, जब यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, मतलब कि सन बिल्कुल इसके ऊपर होगा, 12 भी नहीं बोलेंगे हम यूँ कहेंगे कि जब यहाँ पे सन बिल्कुल इसके ऊपर होगा, ठीक है, तो इस पूरी लाइन पे जितने भी एरियाज हैं, इस पूरी लाइन पे जितने भी एरियाज हैं उन सभी में सभी जगह पे सन बराबर ही होगा, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है ना। तो यहाँ पर सन अगर ऊपर मान लीजिए खड़ा है तो इस पूरी लॉन्गिट्यूड पे सभी जगह सनलाइट बराबर होगी,
ठीक है। तो इस पूरे एरिया में डिसाइड कर लिया गया कि यहाँ पे जब सन बिल्कुल ऊपर होगा तो हम कहेंगे कि वो 12 बज चुके हैं। अब ग्रीनविच पे 12 बज चुके हैं, ठीक है। और इस लाइन पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी जगह हैं सभी पे 12 बज रहे हैं, तो हम कहेंगे 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं। अब हमारी अर्थ घूमती है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मतलब कि अब अगली जगह जहां पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ेगी वो आपकी ग्रीनविच लाइन की कौन सी डायरेक्शन होगी, वो ग्रीनविच लाइन की ये इस तरफ को सनलाइट पड़ेगी, चाहे 10 डिग्री वेस्ट में, ध्यान रखिएगा 10 डिग्री वेस्ट में पड़े, 10 डिग्री 5 डिग्री वेस्ट में पड़े या 20 डिग्री वेस्ट में पड़े, लेकिन इतना कंफर्म है कि वेस्ट में ही पड़ेगी। वो क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी घूम इस डायरेक्शन में रही है, तो सूरज की रोशनी इस तरफ को ही बढ़ती हुई नजर आएगी ना, यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ को जो लाइट है वो बढ़ेगी। अब आप खुद सोच के देखिए कि अगर 12 यहाँ पर बज रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जब आपकी सूरज की रोशनी बढ़ेगी तो वहां पर टाइम क्या होगा, मतलब कि सूरज की रोशनी अभी इधर को बढ़नी स्टार्ट हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो 12 नहीं बजे होंगे, मतलब कि यहाँ पे 12 बजने बाकी होंगे। आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए ये जो लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ की गई हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स आपकी अगर मान लीजिए हर एक लॉन्गिट्यूड की मैं बात करूं तो हर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस है। ये सिंपल सी चीज है समझने वाली, बट कई बार कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं कि हर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस है। 4 मिनट का डिफरेंस का मतलब क्या है कि सन की लाइट जो है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि इस जगह पे सनलाइट पड़ रही है, इस जगह पे सनलाइट पड़ रही है, तो यहाँ से आगे अब पृथ्वी तो इस डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है, पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूमेगी, तो जब यहाँ सनलाइट पड़ रही है उसके बाद यहाँ जब सनलाइट पड़ेगी तो इसके बीच में जो टाइम होगा वो कितना होगा कि 4 मिनट का वक्त गुजर गया होगा हमारी घड़ी पे, ठीक है। वो 4 मिनट का वक्त गुजर गया होगा। उससे आगे फिर जाएंगे तो इस वाली लॉन्गिट्यूड पे फिर 4 मिनट, अगली पे जाएंगे फिर 4 मिनट, अगली पे जाएंगे फिर 4 मिनट, तो 4-4 मिनट का डिफरेंस आएगा हर एक लॉन्गिट्यूड पे। अब अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करके देखा जाए तो कितना डिफरेंस हो जाएगा कि 1 घंटा बढ़ जाए। वो ऐसे होगा कि अर्थ है 360 में रोटेट करती है और 360 मतलब एक पूरा चक्कर काटने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, तभी दिन रात होता है। अब आप हर एक जो आपका लॉन्गिट्यूड है उस पर 4 मिनट का डिफरेंस है, तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड मतलब 15 लॉन्गिट्यूड कवर कर लिया, सनलाइट जो है 15 लॉन्गिट्यूड आगे जाकर पड़ना शुरू हुई है, तो उसके बीच में कितना है 4 × 15 करेंगे, कितना होगा 60, मतलब कि 60 मिनट हो गए। तो 60 मिनट का मतलब 60 मिनट मतलब 1 आवर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो ग्रीनविच है, ठीक है, ग्रीनविच वाली जो जगह है उसके 15 डिग्री, यहाँ पे देखिए ग्रीनविच की ये वाली लाइन है, तो इसके 15 डिग्री जो इस साइड वाली जगह होगी वहां पर भी 60 मिनट का डिफरेंस होगा, 15 डिग्री इधर इस साइड वाली जगह होगी वहां पर भी 60 मिनट का डिफरेंस होगा। बस फर्क क्या होगा, जो ग्रीनविच से इस तरफ वाली जगहें हैं वहां पर 1 बज चुका होगा, 1 PM हो रहा होगा, ठीक है, दिन का 1 बज रहा होगा, और इससे इस डायरेक्शन वाले जितनी जगह है वहां पर अभी 11 बज रहे होंगे जब आपके ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, जिस टाइम पे सन बिल्कुल ग्रीनविच पे है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जहां से जब पृथ्वी घूमेगी तो यहाँ पर ऑलरेडी इस साइड जो 15 डिग्री पे, मान लीजिए 15 डिग्री ईस्ट में कोई जगह है, वहां पर ऑलरेडी सन पहले पहुंच चुका था। पृथ्वी तो यूं घूम रही है ना वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे सन पहले ही था। अब क्या है, जो पृथ्वी घूम रही है तो ग्रीनविच पे यहाँ पर सनलाइट बिल्कुल सीधी है, तो यहाँ पर 12 बज रहे हैं, यहाँ पर 1 घंटा बीत चुका है, 15 डिग्री का डिफरेंस आ गया क्योंकि 60 मिनट का। और इधर की अगर बात करें तो यहाँ पर इस साइड में ग्रीनविच की वेस्टर्न साइड में 11 बज रहे होंगे, ठीक है, तो आगे की तरफ को 1 घंटा कम होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो ग्रीनविच लाइन है उसके ईस्टर्न साइड में क्या है, टाइम 1 आवर आगे होगा, और ग्रीनविच की वेस्टर्न साइड में 1 आवर आगे होगा, ठीक है। अब ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो इसके बाद सिर्फ एक चीज आपको अंडरस्टैंड करने वाली है, वो ये है कि हमें स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों पड़ी। हमें स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या है कि ग्रीनविच का तो हमने रेफरेंस ले ही लिया था, तो उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा 82.5 डिग्री जो हमारी लाइन है जो मिर्जापुर से गुजरती है उत्तर प्रदेश में, वहां पर वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है। हम उसी के अकॉर्डिंगली टाइम जो है वो डिसाइड करते हैं कि हमारे यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर मान लीजिए ग्रीनविच पे 12 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, सनलाइट ऊपर है, तो उसके बाद अगर हम पीछे पीछे जाना स्टार्ट करें तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है ना वो 97 डिग्री पे है, ठीक है,
97 डिग्री पे इंडिया का एक्सटेंशन है, मतलब ग्रीनविच जो लाइन है उसके 97 डिग्री ईस्ट में इंडिया पड़ता है, उसके 97 डिग्री ईस्ट में इंडिया पड़ता है। तो ये काफ़ी लंबा डिफरेंस हो जाएगा। और सभी कंट्रीज कैसे टाइम को डिसाइड करेंगी, तो उसके लिए सभी कंट्रीज ने क्या है अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया है। उसके लिए क्या करना होगा कि भारत में जैसे ग्रीनविच जो टाइम डिसाइड किया गया वो डिसाइड किया गया पूरी अर्थ पे। मान लीजिए इंडिया से कोई फ्लाइट चलती है अमेरिका में जाती है, तो वो टाइम किस तरह से डिसाइड करेंगे। अगर वो इंडिया वाले कहेंगे भाई हमारे यहाँ तो 7 बज रहे हैं, हम अपने टाइम के अकॉर्डिंगली 1 घंटे बाद अमेरिका पहुँच जाएंगे, लेकिन अमेरिका में तो अभी तक सनलाइट आई ही नहीं है, सूर्य उगा ही नहीं है, क्योंकि वहां तक पृथ्वी को घूमने में टाइम लगेगा ना, वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके घूमेगी, तो वहां तो सनलाइट आई नहीं है, तो उनके वहां तो रात होगी। तो ये टाइम और डेट का कंफ्यूजन ना हो इसलिए हर कंट्री ने क्या किया है, ग्रीनविच टाइम जो लाइन है, प्राइम मेरिडियन है, वो पूरी अर्थ के लिए रखी गई है। ये पूरी अर्थ टाइम किस तरह से डिसाइड करेगी। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो अपनी अपनी कंट्री की रखी गई है, तो हमारे यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है जो 82.5 पे जाती हैं। ये आपकी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से जाती हैं। और जिस तरह से ग्रीनविच में टाइम डिसाइड होता है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा हो जाता है, उसी तरह से इंडिया में टाइम डिसाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसी को आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है वो कहा जाता है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन की कितनी है। प्राइम मेरिडियन जो हमने बताया वो आपकी 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच से गुजरती हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी हैं वो हमने बताया कितनी होगी। आप क्या करेंगे, अगर इस तरफ से देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आप 0 डिग्री से मेजर करना स्टार्ट करेंगे तो आपको 180 जो है वो लॉन्गिट्यूड नजर आएगी पीछे तक जो घूम के जाएगी। फ्रिजिड जोन कौन सा है, फ्रिजिड जोन लाई नियर दी, कहाँ पर लाई करता है, तो वो पोल्स के पास करता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। उसके बाद बात करें, एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, कहाँ पर लोकेट करता है एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। वेस्ट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपका एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में है जो हमने देखा था वहां पर। ठीक है, सो ये आपका सेकंड चैप्टर था जो एनसीईआरटी का है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं भी आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आगे अगर बात करें, ये हमारा एनसीईआरटी का जो कोर्स है, एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, आपको बेसिक से एडवांस लेवल लेके जाएंगे, वो इसी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। सो आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होगी। सो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।